वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल हुड। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आसमान से सूरज निकल आया और हम लोग चाय के कप से उठते हुए धुएं के साथ भिलाई पावर हाउस की ओर निकल पड़े। हम लोगों ने रास्ते में बहुत सारी गप्पें की। सुबह सुबह चाय पीने के बाद हमें पता चला कि बहुत सवेरे ही भिलाई पावर हाउस से एक डेमो गाड़ी चलती है जो कि हमें डोंगरगढ़ की ओर लेकर जाएगी। तो हम लोग चाय के उठते हुए धुएं के साथ निकल पड़े एक ऑटो के साथ भिलाई पावर हाउस की ओर। रास्ते में हमें बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन उससे बुरा ये हुआ कि ऑटो में तेल की कमी थी, जिसे हम लोगों ने रिफ़िल करवाया। उसके बाद आगे बढ़ा। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती। इसी प्रकार सर्दियों में बिना स्वेटर के आप ट्रेन में सफ़र कर नहीं सकते। तो हम लोगों ने स्वेटर तो पहन ही रखा था, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा थी। सुबह का मौसम था, हवा बहुत शानदार चल रही थी, जिसके कारण हम लोग कपकपी महसूस हो रही थी। खुली ऑटो में हमें बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। जैसे सुंदरता हो न हो, सादगी होनी चाहिए वाली बात हो रही थी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, मानो आज प्यारी सी सुबह बोल रही हो, उठ देख क्या नज़ारा है। हम लोग पहली बार इतना सुबह सुबह यात्रा कर रहे थे, और मॉर्निंग में जब आप किसी ऑटो से यात्रा करते तो खुली ऑटो में जो सादगी महसूस होती है वातावरण की, वो अचूक और बहुत ज़्यादा मनमोहक होती है। आपको एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति करवा सकती है इतनी ठंडी में। वो कि हर स्कूल में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है, हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। इसी प्रकार ट्रैफिक में भी रूल तोड़ना मना होता है, लेकिन हम लोगों ने एक बाईपास लिया और भिलाई पावर हाउस के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। इसके बाद हम लोगों ने ऑटो वाले का किराया दिया और डोंगरगढ़ की गाड़ी पकड़ ली, और डोंगरगढ़ हम लोग आ गए। जैसे ही हम लोग गाड़ी ट्रेन स्पीड थोड़ी धीमी हुई, हमने ट्राइपॉड निकाला और थोड़ी रेलवे स्टेशन की शूट की। हमारा ट्राइपॉड ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, जैसे तू किसी रेल से गुजरती है और मैं किसी पुल साथ थरथराता हूँ। इसी प्रकार मेरा ट्राइपॉड भी कंपन वाइब्रेट कर रहा था। इसके बावजूद भी हम लोगों ने ये शूट किया। जिसे देख यात्रीगण बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि ये बंदा कहीं मिलने वाला तो नहीं। इसके साथ हम लोगों ने टाइम पास किया, क्योंकि रविवार के संडे के दिन डोंगरगढ़ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोग वर्किंग डे होता है। वर्किंग डे होने के कारण वहाँ पे ना होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सभी लोग दर्शन करने आते हैं। इसी के साथ हम लोग चल पड़े आगे। हमारा कैमरा था भी यही साथ में, और राजेश सभी साथ में जा रहे थे। बीच से खेलते हुए, लाइन को ब्रेक करते हुए धीरे धीरे हम लोग रेलवे स्टेशन का जायका लेते हैं, इसको शूट करने का प्रयास करते हैं कि किस दृष्टिकोण से रेलवे बहुत अच्छा लुकिंग दे रहा है। वहाँ से हम लोग जाके एक शूट लेंगे ताकि हम एड कर पाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है आगे, तो ये देखिए हम लोग डोंगरगढ़ के आगे निकलकर एक शूट लिया, जो कि डोंगरगढ़ का एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन दिखाया जा रहा है। एक इसमें कलरफुल एडिशन कर दिया गया थोड़ा, ताकि बहुत अच्छा लगे। इससे पहले जब हम लोगों ने आया था तो ऐसी खूबसूरती नहीं देखने को मिल रही थी। अपना राष्ट्रीय झंडा है जो कि बहुत ही सुंदर लहराता हुआ आसमान में दिख रहा है, और ऊंचा रहेगा हमेशा हमारा झंडा, ये सत्य है। इसके साथ ही हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के अंदर का कुछ पार्ट कवर करने का प्रयास किया। इसमें मैंने कुछ क्षण ये भी देखा, ये जो प्लेटफॉर्म था पहले ज़्यादा विकसित नहीं थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर दिया गया है, ताकि जो भीड़ भाड़ के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो यात्री के ठहराव के लिए एक जगह सुनिश्चित कर दी गई। इस जगह में मैंने देखा
कि एक ऐसा ठहराव स्थल बनाया गया था जहाँ पे आप सो भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि डोंगरगढ़ के जब एग्जिट पॉइंट पे आप आएंगे तो वहाँ पर भी एक ठहराव स्थल को बनाया गया है जो कि लोहे का बना हुआ है और ऊपर से एक रूफ भी दिया गया है जो कि टीन का बना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा ये विकास देखकर डोंगरगढ़ में। इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ बाहर का भी पार्ट्स कवर करने का प्रयास किया ताकि कोई भी अगर डोंगरगढ़ में दोबारा आए तो उनको इस सारी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, सब अपनापन जैसा लगे। तो हम लोगों ने बाहर से इस व्यूज़ को कवर किया तो देखिए डोंगरगढ़ का वो विशाल मंदिर दिखाई पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, जिसके कारण हमारा कैमरा जूमिंग आउट उतना कवर नहीं कर पाता है। मैं कहीं भावनाओं में बहकर आगे निकल रहा हूँ तो इस यादों की रेल और कहीं जा रही थी, फिर जंजीर खींच के उतरना पड़ा मुझे पीछे की ओर। तो मैंने आखिर देखा कि कुछ छूटा तो नहीं पार्ट्स, फिर मैंने इसे कवर करने का प्रयास किया। तो ये आसमान से लहराता हुआ तिरंगा के साथ हम लोगों ने बैकवर्ड किया और अपने आप को फिर से कवर करने का प्रयास किया इस पार्ट्स को जो छूट गई थी रेलवे जंक्शन पे, सॉरी रेलवे स्टेशन पर। तो ये शायद मिथिला की बिहार से लाया गया पेंटिंग हो या कलाकृति बनाई गई है बिहार से संपर्क करके शायद, क्योंकि मिथिला पेंटिंग से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती पेंटिंग बनाई गई है दीवारों पर डोंगरगढ़ के, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही है। इसके साथ आप टिकट भी कटवा सकते हैं एग्जिट पॉइंट पे। इसके अंदर का जो व्यू है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में यात्री के ठहराव के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ से एग्जिट पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट पे भी शायद दोनों तरफ से है गेट, तो ऐसा ही स्थिति है, दोनों साइड से ये ठहराव के लिए बनाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे जानकर। तो यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, लोग पहले से ज़्यादा आते हैं अब, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गया है डोंगरगढ़ माँ बम्बलेश्वरी माता की तीर्थस्थली। आप देख सकते हैं ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं डोंगरगढ़ की रेलवे स्टेशन का, वो पहले कभी नहीं था ऐसा। ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर दिया गया है, ये देख रहे हैं आप लोग। फ्लाईओवर जो है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और उसी के साथ हम लोग आगे निकलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने जितना हो सकता था रेलवे स्टेशन को कवर करने का प्रयास किया, ताकि आप जब भी कभी आप डोंगरगढ़ की धरती पर, पावन धरती पर अवतरित हो तो आपको अपनापन जैसा फील हो इसमें। सुबह के हर पल के साथ हम लोगों की समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही थी और हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे थे। दिन का हर लम्हा गुजरता जा रहा था। इसी के साथ हम लोग डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन से आगे निकले और सड़क के किनारे किनारे माँ बम्बलेश्वरी माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। बताया जा रहा है कि माँ बम्बलेश्वरी मंदिर का इतिहास 2200 साल पुराना है और इसका राजनांदगांव से 35 व राजधानी रायपुर से 105 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि हम लोग आए थे भिलाई पावर हाउस से, जिसकी दूरी मिनिमम 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। और हम लोगों ने भिलाई पावर हाउस से डेमो लिया था, जिसके कारण थोड़ी विलम्ब से आई थी। माँ बम्बलेश्वरी माता का जो इतिहास बताया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पुराना है और इसका विशेषता ये है कि ये नीचे सिर्फ पानी जलाशय है और जहाँ बोटिंग होती है और रुपवी भी है उपलब्ध। तो ये तो सही बात है कि हम लोग जब आए थे तो दिखा देते आपको। जैसे हम लोग यहाँ आए तो सबसे पहले प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के क्रम में हम लोग तो पहले से इन्हें जानते थे, तो इन लोगों ने आसानी से पहचान लिया हमें और प्रसाद लिया और उसके बाद आगे निकलने का प्रयास किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ जूता निकाला। जूता चप्पल निकालने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। उसके साथ साथ ये दीदी आ गई जो कि फूल दे रही थी। हम लोगों ने फूल और प्रसाद दोनों लेने का प्रयास किया बहुत कम दामों में।
ताकि जितना आगे हम लोग जाएंगे उतना ज़्यादा रेट और एक्सटेंड करता जाएगा प्रसाद का, माता का। तो ये मोल भाव करते हुए हमारे कुछ मित्रगण, और उसके साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कितनी श्रद्धा रखी गई है प्रसाद बनाने में। धीरे धीरे इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। और नीचे वास्तुकला जो है उसका माँ बमलेश्वरी माता के ठीक छोटी माता का, मतलब वहाँ पे दो मूर्ति है, एक छोटी माता बोलते हैं इसको और एक बड़ी माता जो कि पहाड़ों पर स्थित है। और छोटी माता का प्रतिमा जो है वो नीचे एक विशाल मंदिर में बैठाया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। वहाँ की मूर्ति कला पर गौड़ संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव दिखता है। गौड़ राजाओं के किले के सम्मान भी नहीं होते हैं। तो ये गौड़ राजा पहले हुआ करते थे। और हम अपने मित्र का प्रसाद लेकर आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं मंदिर दृश्य है और कितने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सजाया होता है तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु एक साथ निकलते हैं तो और अच्छा लगता है। यहाँ देखते हैं कि हम लोगों के कुछ कार्यों के कारण ज़्यादा लेट हो गई थी। हम लोगों ने कुछ समय हम लोगों को ज़्यादा लेट का सामना करना पड़ा। फिर आगे चलते हुए हम लोगों ने कुछ और दादी क्या समाचार चना भी लिया ताकि लाया जा सके। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं और बंदर को अगर आप चना देते तुम लग के रहते हुए अगर हमको कोई मारिए दे तो क्या कर रहे हैं। ये हमारा कुछ मित्रगण है जो बहुत सही लगता है। जय माता दी। इसके लिए चना भी लिया ताकि बंदरों को दिया सकता है और अच्छा रहता है। ले लो राजा। और यहाँ पे रुकने का प्रयास किया हम लोगों ने ताकि अपने टाइम को एक्सटेंड किया है, तो कुछ सेल्फी वगैरह यादगार के लिए लिया जाए। तो हमने एक सेल्फी लिया और उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास किया। पहले साली कामाख्या नगरी कहलाती है, जो कालांतर में डोंगरी व फिर डोंगरगढ़ कहलाई। पहाड़ी पर करीब 1600 फीट की ऊंचाई पर 1600 फीट की ऊंचाई पर विराजित है माँ बमलेश्वरी। देखो यहाँ से ही दिखता है वहाँ मेन गेट का दृश्य जहाँ पे हमको जाना है। वहाँ का लाइट चल रहा है। दर्शन के लगभग 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो हम लोगों ने पहली सीढ़ी पार कर ली और आप रोपवे भी देख सकते हैं। रोपवे और ये फिर ये पहली सीढ़ी के साथ हम लोगों ने जिसके अनुसार हम लोग जहाँ तक सुने और गिनती नहीं किए हैं, तो हम लोग जहाँ तक गिनती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, या हम लोगों ने 1100 सीढ़ियाँ गिनती करने का भी प्रयास किया। अगर ये देखते हैं 1100 सीढ़ियाँ पूर्ति है या नहीं पूर्ति है, जो विकिपीडिया में या फिर कहीं भी मेंशन है, उसको हम लोग एक बार उसको प्रूव या इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अगर गलत हो या सही हो। तो 1600 फीट की ऊंचाई हमें अभी तय करनी है और 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी है। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे हमारा तय होता है। यहाँ से छोटे छोटे विराम के बाद हम लोग तय करते हैं एक ऊंचाई का कैसे दूरी पाया जाए, लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। डोंगरगढ़ जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का एक शहर और नगर पालिका भी माना जाता है और है ही माँ बमलेश्वरी के कारण ही प्रसिद्ध माना जाता है। इसकी ख्याति जो है माँ बमलेश्वरी मंदिर के प्रसिद्धि के कारण है और देश विदेश में जो भी नाम है वो सब माँ बमलेश्वरी माँ के मंदिर के कारण ही है डोंगरगढ़ का। और हम लोग माँ के दर्शन के लिए कतार में खड़े हो गए। अब प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, भक्तों बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, खाते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, भक्तों बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी,
दी, खाते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी। देखो चलो देखो ये जय माता दी बोल दो जो बोलो माता के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने आगे का रुख किया। जैसे जैसे हम लोग पास जा रहे थे हम लोग एक अलग ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे। ऊपर चढ़ने के बाद यानी 11 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी हमारे अंदर की एनर्जी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई और हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया ऊंचाई पर। ऊपर से देखने पर बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटी नज़र आ रही थी और यहाँ क्यूट क्यूट मोंकी भी थे जिसे देखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। तो धीरे धीरे करके हम लोग नीचे आने का प्रयास कर रहे थे और जैसे जैसे नीचे आए तो हमें बंदरों के कुछ झुंड ऊपर चढ़ते जैसे आए थे। उतना ही बंदर ऊपर भी बैठा हुआ था, मतलब उससे थोड़ा कम लेकिन उतना ही शैतान बंदर जो बोल सकते हैं आप लोग। आपके थैले से कुछ भी छीन सकता है, केला चना कुछ भी। धीरे धीरे करके हम लोगों ने नीचे उतरा और कुछ प्रसाद हम लोगों ने बंदरों के लिए दे दिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पे नारियल को तुड़वाया, नारियल प्रसाद के रूप में जिसे हमने माता के चरणों में चढ़ाया था प्रसाद के रूप में, उसे हम लोगों ने इसे तुड़वा कर इसका प्रसाद ग्रहण किया। और जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हमें एक त्रिपुरा की लड़की मिली जिसे हम लोग चाइनीज़ समझ रहे थे। तो उसके साथ हम लोगों ने कुछ सारे बातें शेयर किया, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या चीज़ करने आए थे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने बताया कि वो BSc नर्सिंग कर रहे हैं रायपुर में और यहाँ माता के दरबार में बहुत ज़्यादा नाम सुने थे इसलिए वो घूमने आए हैं। और हम लोगों ने कुछ पर्सनल बातें भी बताया जैसे कि इंजीनियरिंग अच्छा है या BSc अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि BSc बहुत अच्छा रहता है, इंजीनियरिंग में जॉब प्लेस ज़्यादा है। तो मैंने बताया अरे इंजीनियर बेरोज़गार नहीं होता, जैसे कोई हिंदू बेरोज़गार नहीं है, कोई मुसलमान बेरोज़गार नहीं, उसी प्रकार इंजीनियर भी बेरोज़गार नहीं होता। वो कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करके कुछ ना कुछ खर्चा निकाल लेता है। तो उसके बाद हम लोगों ने सेल्फ़ी वगैरह लिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जब हम नीचे उतर रहे थे तो डोंगरगढ़ के पहाड़ियों पर एक बहुत बड़ा यानी 10-15 दुकान शॉप्स लगे होते हैं जो कि आपको डेली यूजेस के सामान को बेचते हैं। जैसे कि माता के दरबार से रिलेटेड कोई भी पूजा पाठ का सामग्री आपको यहाँ आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। और इसके लिए कच्चा धागा, कड़ा, ढेर सारी चीज़ें और चावल के दाने पे नाम भी लिखाया जाता है। ये सारी शॉप उपलब्ध थी उन पहाड़ियों पर। इसमें से कुछ लोगों ने कुछ सामान खरीदी और कुछ लोगों ने चाय पिया और क्या कुछ खाए। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने के क्रम में हमें ये तालाब मिला जहाँ पे बोटिंग हो रही थी। हमारे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव था इसलिए हम लोगों ने बोटिंग को प्रेफर नहीं दिया उतना और धीरे धीरे करके नीचे उतरने का प्रयास किया। जैसे जैसे हम लोग नीचे उतर रहे थे तो हम लोगों को ट्रेन की यादें आ रही थी कि हमें एक ट्रेन भी पकड़नी है डोंगरगढ़ से भिलाई पावर हाउस के लिए। नीचे उतरने के क्रम में मुझे याद आया कि हम लोगों ने सीढ़ियाँ गिनती कर ली थी और एग्जैक्ट 1100 सीढ़ियाँ नहीं थी बल्कि ये 1058 के आसपास मैंने गिना। शायद मैं कुछ छोड़ दिया होऊंगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आने के क्रम में हमें भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने नाश्ते का एक छोटा सा दुकान खोजा जो कि 20 रुपये में 4 पूड़ी और सब्ज़ी दे रही थी। तो उन्होंने हम लोगों से अनुरोध किया कि खा लीजिए।
तो हम लोगों ने प्रयास किया कि चीप एंड बेस्ट खाना मिल रहा होगा तो खा लेते हैं। तो ट्राई किया, पहली बार था यहाँ पे। तो खाना खाने के बाद लगा कि 20 रुपये के लायक खाना था, और खाना खाने के बाद हम लोग आगे की ओर निकल पड़े और थोड़ी सी हम लोगों ने क्वालिटी टाइम एक्सपेंड किया और हमारी यात्रा यहीं समाप्त हुई। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको अपडेट करते रहेंगे नेक्स्ट टाइम।